पहले तो आप ये समझोगे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है। इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो 2.3 का महत्तम पूर्णांक होगा 2.3 से छोटा पूर्णांक कौन है? दो पूर्णांक होते हैं 1 2 3 4 5। मान लीजिए आपसे कहते हैं -0.2 का पूर्णांक बताओ, तो आप संख्या रेखा देखो 0 -1 -2 1 2। जैसे तू 2.3 है तो 2.3 2 और 3 के बीच में आ रहा होगा, नहीं तो आएगा। इससे पहले पूर्णांक कौन है? 2, तो वो इसका मान -0.2 यहाँ पे होगा लगभग, तो इस यहाँ होगा। इससे पहले पूर्णांक कौन है? तो इसका उत्तर कितना आएगा? माइनस। ये होता है इस महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब। समझ में आ गया? ये दिमाग में। अब हमें जांच करनी है असाध्यता के बिंदुओं पर। ठीक, तो एक बात तो वैसे ही याद रखो या समझ लो कि जो भी x के वास्तविक मान हैं उन सभी के लिए ये कंटिन्यूअस होगा केवल पूर्णांकों को छोड़कर। ये हमारा पूर्व ज्ञान है, ठीक है। पूर्णांकों को छोड़कर बाकी जितने भी मान होंगे उन सबके लिए कैसा होगा? कंटिन्यूअस। समस्या क्या पाएगी? पूर्णांक पर, क्योंकि जब हम 0.1 का लेंगे तो कौन आ जाएगा इसका पूर्णांक? 0, ठीक है। तो यानी 0 से लेके 1 तक कोई भी मान अगर हमारे पास है उसका मान कितना निकल जाएगा? 0। 1 से 2 तक कोई मान है, कितना निकल जाएगा? 1। 2 से 3 तक कोई मान है तो कितना निकल जाएगा? 2। लेकिन 2 पे क्या होगा? 2। 3 पे कितना होगा? 3। तो विचार करते हैं हम 2 और 3 पर, ठीक है। इसका मतलब पूर्णांक। तो माना C1 क्या है? पूर्णांक। यहाँ पर भी 2 केस निकले, C या तो धनात्मक होगा या C ऋणात्मक होगा। तो C if C greater than 0, हम मान के चल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? C is पॉजिटिव। छोड़ो ऐसे, C कैसा है? पॉजिटिव। अब हम C पर निकालेंगे कि ये पूर्णांक वाले मान पर जो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है वो कैसा व्यवहार करेगा। ठीक, चलिए सबसे पहले निकालेंगे हम LHS एट x इक्वल टू C। क्या निकल कर आया? लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h। कोई समस्या है इस वाले यहाँ तक दिक्कत किसी को है ना? क्योंकि जिस बिंदु पर निकालते हैं उसे x, उसमें से h घटा देते हैं और h टेंड्स टू ले लेते हैं 0। ये हमारी LHS होती है, बहुत विस्तार से हम इसे समझा चुके हैं। अब क्योंकि fx का मान कितना है? ग्रेटर इंटीजर x, तो इसका मान कितना आ जाएगा? बहुत ध्यान से समझना, इसका मान आ जाएगा c माइनस h, क्योंकि fx बराबर कितना था? ग्रेटर इंटीजर x, तो f c माइनस h कितना आएगा? ग्रेटर इंटीजर c माइनस h। तो c माइनस h की जगह मैंने f c माइनस h की जगह इसका मान। अब यहाँ से विचार शुरू होगा। c कैसी राशि है? h कैसी राशि है? ना, h मैंने कल बताया था। h कैसी राशि है? पॉजिटिव। क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि h जो है अगर इधर से इधर 0 की तरफ आएगा, तो ये तो 0 है ना, तो h या तो इधर से आएगा या फिर h इधर से। तो h इधर से नहीं आता है, h हमेशा 0 की तरफ किधर से आता है? सीधे r की तरफ से आता है। यानी h एक बहुत छोटी राशि है जो बहुत 0 के आसपास की है। इतनी छोटी है जितनी छोटी राशि हम सोच सकते हैं, लेकिन वो छोटी राशि रहेगी कैसी? धनात्मक। h हमेशा कैसा होता है? धनात्मक। तो क्योंकि h हमेशा कैसा होता है? धनात्मक, यानी 0 से कैसा होता है? बड़ा। और साथ साथ h कहाँ जा रहा है? 0 की तरफ। यानी इस पॉजिटिव राशि में से इतनी छोटी राशि घटा रहे हैं, जितनी छोटी हम घटाते हैं तो हमेशा कैसी रहेगी राशि है? धनात्मक ही रहेगी। ठीक, अगर ये राशि धनात्मक रहेगी तो आप देखिए अगर नंबर लाइन पर ये C है तो ये C में से कुछ घटाया तो लेफ्ट में आएगा राइट में? C से पहले कौन होगा? C माइनस। और C के बाद पूर्णांक कौन होगा? ये 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है। हर पूर्णांक अगला वाला 1 जोड़ के आता है, पिछला वाला 1 घटा के आता है। तो C एक पूर्णांक है, उससे पहले वाला C माइनस होगा, बाद वाला C प्लस होगा। तो जब हम इसमें से h घटा रहे हैं तो h जब घटाया तो ये तो इधर आ गया ना, C माइनस h तो लेफ्ट में आएगा क्योंकि C में से कुछ घटा दिया। तो इसका ग्रेटर इंटीजर कितना आना चाहिए? इसका महत्तम पूर्णांक कौन आना? इससे पहले वाला पूर्णांक। ये किधर है? ये C से किधर है, तो कौन आएगा महत्तम पूर्णांक इससे पहले वाला? दिमाग में बैठ गया सबके बाद ये? यानी ये वाला मान सीधा सीधा निकल आया कितना? C माइनस। यानी आपके पास LHL निकल आया एट
क्या निकालेंगे? RHL at h equal to c क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h, जो बाय डेफिनेशन अगर ये है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये कितना आ जाएगा? c प्लस h। अब हमें मालूम है कि h पॉजिटिव राशि, अब किसी भी राशि में कोई पॉजिटिव राशि जोड़ोगे तो वो तो आगे की तरफ बढ़ेगी और पॉजिटिव घटाओगे तो नीचे की तरफ। जैसे हमने h जोड़ा तो इधर की तरफ आ गया कौन? यानी यहाँ कहीं होगा, बीच में कहीं भी होगा। तो उससे पहले वाला इंटीजर कौन है? c। तो ये कितना आ जाएगा? अब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, सारा काम दिमाग से होगा ये। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो क्योंकि c प्लस h बड़ा होगा किससे? c से। तो यहाँ लिख दोगे क्योंकि c माइनस h छोटा होगा किससे? c से। और बड़ा होगा किससे? c माइनस 1। ठीक है, ये c प्लस h बड़ा होगा इससे और छोटा होगा किससे? c प्लस 1 से। ये तो जस्ट पहले वाला इंटीजर आता है इसमें, है ना? जस्ट पहले वाला तो यही हुआ, c प्लस 1 थोड़ी हुआ। अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि LHL कितना आ रहा है? c माइनस 1। तो RHL कितना आ रहा है? 6। इसका मतलब तो साफ हो गया कि LHL बराबर नहीं है किसके? इसका मतलब x बराबर c पर fx जो कौन था? ग्रेटर इंटीजर x की सीमा का अस्तित्व, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कहेंगे इसे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कंटिन्यूअस होने का तो कोई मतलब है ही नहीं, यानी सातत्यता तो उसकी होगी ही नहीं, और ये फलन कभी भी सतत नहीं होगा। कहां पर? इंटीजर। आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर c की वैल्यू 0 से कम है तो, यानी c कैसा है? अर्थात c ऋणात्मक है। ठीक है, अगर c ऋणात्मक है तो शुरू करते हैं, LHL निकालते हैं। एट x इक्वल टू c क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटर इंटीजर c माइनस h। और c कैसा है? नेगेटिव। देखो, अगर c नेगेटिव है तो 0 के इधर होगा, ये 0 ये 1, तो c कहीं यहाँ होगा। ठीक है, और c आप देखो 0 के बाद क्या आता है? -1। उसके बाद क्या आता है? -2। समझते रहे ना? तो c के बाद आएगा c प्लस 1 और c के पहले कौन आएगा? ये तो सोचोगे आप। अब जैसे -3 से बाद कौन सा नंबर आएगा? -3 प्लस 1 -2, और -3 से पहले कौन सा आएगा? तो -4 इधर आएगा और ये इधर आएगा। ठीक, चलो, तो c माइनस h, तो c में से अगर हम कुछ माइनस करेंगे, यानी -3 में से कुछ घटाओगे तो कहाँ पहुंचेगा? पीछे। तो c माइनस h कहाँ आएगा? यहाँ आएगा c माइनस h। इससे पहले कौन है? ठीक है, और RHL एट x इक्वल टू c लिमिट h टेंड्स टू 0 f कितना होगा? c प्लस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h। अब आप कहोगे सीधे h क्यों नहीं रख देते हम यहाँ पे 0? तो c का ग्रेटर इंटीजर बन जाएगा, वो c आ जाएगा। याद रखिए, जब तक पूरा सिस्टम सॉल्व नहीं होता है, आज तक लिमिट में हमने यही किया होगा, पूरा सॉल्व करते हैं उसके बाद ही h का मान रखते हैं। h का मान सीधे सीधे कभी भी नहीं रखते। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, हमें मालूम है h बहुत छोटी राशि है, c में कुछ जुड़ रहा है, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी? c आएगी, चाहे c पॉजिटिव हो चाहे c नेगेटिव हो। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL फॉर h इक्वल टू c। अतः सो लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। इसके लिए फॉर x इक्वल टू c, तो x इक्वल टू c हमने ऋणात्मक भी लेके देख लिया और x इक्वल टू c हमने धनात्मक भी लेके देख लिया। दोनों ही स्थितियों में, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू के लिए, जो फंक्शन की वैल्यू है वो उस पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसका मतलब x के पूर्णांक होने पर
fx बराबर मॉड x, ओ सॉरी ग्रेटर इंटीजर x की सीमा का अस्तित्व नहीं होता है, और साथ साथ अतः और जब सीमा का अस्तित्व ही नहीं होता है तो फलन भी सतत नहीं होता है। यानी fx बराबर ग्रेटर इंटीजर x के पूर्णांक होने पर सतत होता है नहीं होता है? नहीं होता है। अब आपके मन में डाउट ये रह गया कि अगर c पूर्णांक नहीं है तब क्या होगा? ये वाली बात तो हो गई भाई, c पूर्णांक है तब तो हमने देख लिया। अब अगला केस, यदि c पूर्णांक नहीं तो c कुछ ऐसा होगा 3/4 5/8, यानी c 1 2 3 के बराबर नहीं होगा, 1 से 2 के बीच में होगा, 2 से 3 के बीच में होगा। तो c अगर पूर्णांक नहीं है तो LHS निकाल लो। लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटर इंटीजर c माइनस h, और c पूर्णांक नहीं, तो c जब पूर्णांक नहीं है और c में से आप कुछ घटाओगे तो c, ये c है, ये c+1 है और ये c माइनस 1, ठीक। और c अब पूर्णांक नहीं है, c इनके बीच में है, c पूर्णांक नहीं है, तो मैं इसको c ना कहकर मैं इसको मान लो a कह दूं, इसको b कह दूं, तो c यहां कहीं बीच में होगा, उसमें कहीं जोड़ोगे या घटाओगे, कुछ भी करोगे वो इससे पहले ही आ जाएगा, ठीक है। मान लो c a और b के बीच में आ रहा है, माना c जो है वो लाई करता है a और b के बीच, ठीक है। तो c माइनस h करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा? a के बराबर आ जाएगा, ठीक। क्योंकि c में से कुछ भी घटाओ जोड़ो रहेगा तो a से b के बीच में, क्योंकि h तो बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि कोई प्रभाव ही नहीं डालेगा, और जब प्रभाव ही नहीं डालेगा तो c हमेशा a और b के बीच में बना रहेगा। और अगर RHS निकालें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c+h, यानी ग्रेटर इंटीजर c+h, तो ये भी आपके पास कितना आ जाएगा हमेशा? लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना आ जाएगा ये? क्योंकि c+h भी यहाँ रहेगा, क्योंकि h में इतनी ताकत है नहीं कि वो b से बड़ा कर दे उसको, h तो बहुत छोटा है, वो छोटा ही रखेगा उसको, हमेशा a और b के बीच में ही बना के रखेगा c। तो फिर से इससे पहले वाला इंटीजर कौन है? इसका मतलब x के कौन से मान? वह मान जो पूर्णांक नहीं है, जो पूर्णांक नहीं है। तो fx जो है मॉड x के उन मानों के लिए जो क्या नहीं है? पूर्णांक नहीं है, कैसा होगा? सतत। सतत नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो सतत भी कर दो। x टेंड्स टू c, fx इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर c, और c का ग्रेटर इंटीजर c तो a और b के बीच में आ रहा है, तो इससे पहले इंटीजर कौन है? a, कितना हो जाएगा? a, तीनों बराबर है, अतः ये उसके लिए कैसा होगा? सतत होगा। दिखाने की जरूरत नहीं थी, बाय डिफॉल्ट होता है, बहरहाल मैंने विस्तार से आपको बता दिया। अब हम इसका ग्राफ और समझ लेंगे। वैसे हमने कक्षा 11 में विस्तार से समझाया था, ग्राफ और 0 1 2 -1 -2 1 2। तो अगर हम x का मान 0 रखें तो 0 का ग्रेटर इंटीजर कितना आएगा? पूर्णांक का ग्रेटर, पूर्णांक का महत्तम मान, पूर्णांक का महत्तम मान पूर्णांक ही आता है। 2 का आप महत्तम मान निकालेंगे, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन निकालेंगे, 2 ही आएगा। 2.1 का निकालेंगे तो 0 का निकालेंगे तो कितना आएगा? 0, ठीक। और 0.1 का निकालेंगे कितना आएगा? 0। 0.2 का निकालेंगे 0.9 का निकालेंगे 0.9999 का निकालेंगे 1 का निकालेंगे 1। तो यानी 0 से लेके 1 तक अगर आप मान रखते हो, जिसमें 1 को हम छोड़ देते हैं,
एक को तो fx का मान 0 ही बना रहेगा, ठीक। लेकिन जैसे ही 1 हुआ इसका मान कितना हो जाता है 1, और कब तक रहता है 1? जब तक हम 2 तक नहीं पहुंच जाते। जैसे ही हम 2 पे पहुंचते हैं इसका मान कितना हो जाता है 2 का ग्रेडियंट इंटीजर 2, और फिर कब तक रहता है 2? जब तक आप पहुंचते हो 3 को छोड़कर फिर। तो आप देख रहे हैं ये जो फलन है fx बराबर ग्रेडियंट इंटीजर x, ये इसका ग्राफ है। जैसे इंटीजर वैल्यू पे हम पहुंचते हैं तभी इसकी RHL वाली सीमा दिखाई नहीं देती। जब लगा LHL कभी भी RHL के बराबर नहीं होगी, यानी 2 से कम वैल्यू के लिए मान फलन का ये है और 2 से ज्यादा के लिए ये है, तो बराबर कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। लेकिन 0 से 1 के लिए ये रहता है, 1 से 2 के बीच में रहता है, तो मान अगर ये बिंदु हम ले रहे हैं तो इसका LHL भी यही है और RHL भी यही है, और ये सतत भी है। अब सतत मतलब ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, सतत है। यहाँ ब्रेक हुआ इंटीजर वैल्यू पर ब्रेक हो रहा है और नॉन इंटीजर वैल्यू पर सतत, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ देखें हम 0 पॉइंट समथिंग हुआ तो मान कितना हो जाएगा इसका? कितना हो जाएगा? -1 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लगा बोला क्योंकि 0 के लिए तो 0 है, तो मैंने जो ये बड़ा वाला गोला लगाया इसमें जगह दिख रही है बीच में, इसका मतलब 0 जब हमने x बराबर रखा तो इसका मान ये नहीं था, कितना था? ये 0। लेकिन 0 से अगर कम हुआ -0.1 तो -1 हो गया। कहाँ तक रहेगा? -1 तक। जैसे ही यहाँ पहुंचोगे -1 से थोड़ा सा इधर आए तो कितना हो जाएगा इसका? -2। फिर यहाँ तक चलेगा, -2 पर -2 रहेगा, ठीक है। और -2 से जैसे इधर आओगे -1 पे तो -1 रहा ना, तो वो -1 पे कितना हो जाएगा? ये -1 पे -1 रहा, और -1 से थोड़ा सा आगे आए तो जंप लग के कहाँ पहुंच जाएगा? मान -। तो ये इसका ग्राफ है। x अक्ष जो है वो डोमेन होती है और y अक्ष क्या होती है? रेंज। तो इसकी रेंज जो आएगी वो आएगी 0, 1, 2, -1, -2। इसकी रेंज हमेशा इंटीजर वैल्यू होती है, और जो इसकी डोमेन है, ठीक है, उस डोमेन में आपकी पूरी x अक्ष पर कोई ना कोई मान निकल कर आ रहा है, तो इसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर हो गई। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट की बात करें तो 0 से 1, 1 से 2 के बीच में तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इंटीजर वैल्यू पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, सतत भी नहीं होगा, सतत नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन कंपटीशन में काफी पूछे जाते हैं कि क्या ये जो मॉडुलस फंक्शन है, सॉरी ये ग्रेडियंट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन है, ये क्या अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है? तो जो सतत ही नहीं है डिफरेंशिएबल होगा किसके लिए? 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में सतत है, तब हो सकता है कि डिफरेंशिएबल हो। 0 से 1 के बीच में सतत है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन 1, 2, 3 के लिए लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, सतत भी नहीं है, तो अवकलनीय भी नहीं होगा, ठीक। इतना करें। वैसे भी हमने